नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फैजल खान और आज हम बात कर रहे हैं ललितपुर शहर की जानी मानी हस्ती और ललितपुर शहर से उठकर दुनिया और देश में नाम रोशन किया है ऐसे साहित्यकार जही ललितपुरी जो न्याय विभाग में रहे हैं और इनकी काफी किताबें जो 50 से अधिक किताबें हैं वो इनकी छपी हैं और बहुत ही अच्छे शायर भी हैं जही ललितपुरी साहब। तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कितनी किताबें इनकी छपी हैं। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और ललित सुबह का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमारा इंटरव्यू लेने के लिए वक्त निकाला और इस लायक समझा। और आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पूरे ललितपुर वासियों के लिए अभिवादन करते हैं कि उन लोगों के प्यार और मोहब्बत से हमें आगे बढ़ने का मौका मिला। मेरी लगभग 22 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं, 2 किताबें पेंडिंग हैं और बहुत जल्दी पब्लिश होने वाली हैं। 22 किताबों में 3 हिंदी के उपन्यास हैं, 3 अंग्रेजी के उपन्यास हैं और काव्य संग्रह है। इसके बाद हमारे हिंदुस्तान के और बाहर के बहुत सारे साहित्यकारों के साथ साझा संग्रह प्रकाशित हुए हैं, उनके साथ हमारी रचनाएं भी शामिल हुई हैं। एक किताब पब्लिश हुई 21वीं सदी के श्रेष्ठ कहानीकार, उसमें 11 कहानीकारों का 11 कहानीकारों की रचनाएं शामिल की हैं। उसमें बड़े बड़े कहानीकारों के साथ हमारी रचनाएं भी शामिल हुई हैं। हमने भी किताबें लिखी हैं, कथा संग्रह भी हमारे प्रकाशित हुए हैं और अभी बहुत सी किताबें हम लिख रहे हैं, अनुवाद किए हैं। कुछ अनुवाद हिंदी से अंग्रेजी में किए हैं और कुछ अनुवाद अंग्रेजी से हिंदी में किए हैं। आपको दिल्ली में बेस्ट सेलर और लेखक का अवार्ड भी दिया गया है रवीना प्रकाशन की ओर से। जी, अभी पिछले साल वर्ल्ड बुक फेयर में भी मैं शामिल होने गया था। उस दौरान रवीना प्रकाशन के स्टॉल पर मेरी बहुत सारी किताबें प्रदर्शित की गई थी और इस साल भी मैं गया था। अभी 10 से 18 फरवरी तक वर्ल्ड बुक फेयर आयोजित हुआ था प्रगति मैदान में, उसमें भी हमारी किताबें रखी गई थी। पिछले साल हमें बेस्ट सेलर लेखक का अवार्ड दिया गया था और इस साल बेस्ट बुक अवार्ड और अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और मेरा सम्मान किया गया है। कई नौजवानों को आपने आगे बढ़ाया है इस लाइन में। जो आए हैं नौजवान जो लिखना चाहते थे किताबें और इस लाइन में जो आए हुए हैं उन लोगों को हमने सुना है कई नौजवानों को आपने आगे बढ़ाया हुआ है। हाँ, ये बात सही है भाई। यहाँ पर जो आज नौजवान हैं, कोई मेरे दोस्त का बेटा है, कोई रिश्तेदार का बेटा है, लड़कियां हैं बहुत आगे बढ़ रही हैं और जो अभी बहुत सारी लड़के और लड़कियां बाहर अच्छी अच्छी प्रतिभाएं ललितपुर से निकल रही हैं और बाहर नाम रोशन कर रही हैं। तो जो हमसे छोटी बहुत उन्होंने मदद मांगी, हमने दी। हमारा जो कुछ आता है हमने उनको सिखाया। जो सीखना चाहता है हम उसको सिखाते हैं और हम भी सीखते हैं। अब आप चाहेंगे नाम बता, तो मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ इसलिए कि बहुत से लोग उसको बुरा महसूस करते, वो नहीं चाहते कि हम एक वो ये माने, ये कहें कि हमने उनको कुछ सिखाया है या उनको आगे बढ़ने में मदद की है। एक थोड़ी सी कमी होती है नवोदित साहित्यकारों में, वो चाहते हैं कि वो सेल्फ मेड अपने आप को साबित करें। तो वो कोई बात नहीं, हमने भी, लेकिन हम जो हमारे बुजुर्ग हैं उनकी हमेशा इज्जत करते रहते। ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए। और हमें जिन प्रोफेसर्स ने, टीचर्स ने गाइड किया है या जो हमारे सीनियरों ने गाइड किया है, जैसे बिहारी लाल बघेल जी हैं, डॉक्टर फरहत हुसैन हैं, कपिल देव त्रिपाठी हैं, और तो हमने उनका जिक्र अपनी किताबों में किया है। हम अपने बड़े भाई, अपने दादा का, मामा का, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। माँ का, वालिद साहब का, सबका जिक्र किया और उनका हमने अपना, उनके प्रति अपनी श्रद्धा पेश की है। खासतौर से हमारे उस्ताद असर ललितपुरी साहब हैं, उन्होंने हमें शायरी कहना सिखाया और ये एहसास दिलाया कि हम कुछ कर सकते हैं। तो हम अपनी हर किताब में उनका नाम लिखते हैं आज भी, क्योंकि वो हमारे गुरु हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। जही ललितपुरी साहब, शायर असर ललितपुरी साहब जो जिनके ये शिष्य हैं और वो उनके गुरु हैं, हर किताब में उनका नाम लिखते हैं। अब हम जही ललितपुरी साहब से ये जानकारी लेंगे कि ये जो किताब है सोशल डिस्टेंस उपन्यास, इसमें शिक्षा संदेश और सुझाव को लेकर क्या कुछ कहा है इसमें किताब में, ये हम जही ललितपुरी साहब से ही जानकारी इसकी लेंगे। जी बताएं। सोशल डिस्टेंस मेरा पहला उपन्यास है। ये कोरोना काल में
हमने इसको लिखना शुरू किया था लॉकडाउन सेकंड में, और 15-20 दिन में हमने इस उपन्यास को पूरा कर दिया था। उस वक्त चारों तरफ कोरोना महामारी से लोग परेशान थे, तो उसमें जो लोग बुजुर्ग लोग अपने घरों में से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और मजदूर लोग सड़कों पे दूर दूर हजारों मील की यात्रा करके आ रहे थे, उनका मंजर खींचते हुए हमने उनको उस वक्त के दौर में ये बताने की कोशिश की थी कि ऐसे हालातों में हमें क्या करना चाहिए। तो कुछ बुजुर्गों के माध्यम से हमने इस बात को कहने की कोशिश की थी, और इसमें कई ऐसी घटनाएं जुड़ी थी जो लोगों को प्रेरणा दे सकती थी। अब आप एक चीज जानते हैं कि उपन्यास आज के दौर में नौजवान कम पढ़ते हैं, बुजुर्ग लोग ज्यादा पढ़ते हैं। कोरोना काल में बुजुर्ग लोग सबसे ज्यादा तन्हाई से, अकेलेपन से परेशान थे, तो उन्होंने इस उपन्यास को खूब खरीदा और पढ़ा। हमें, मेरे पास कई लोगों के फोन आए और उन्होंने उसकी तारीफ की, प्रकाशक ने भी इसकी तारीफ की कि आपका उपन्यास बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत पसंद आया। तो मेरा सब इसमें एक जमीर साहब और आत्मा प्रसाद दो दोस्त हैं, उन दो दोस्तों के माध्यम से मैंने ये उपन्यास, सारी शिक्षा भी इससे मिलती है, संदेश भी मिलता है और सुझाव भी मिलते हैं। उन दोनों किरदार के माध्यम से हमने बताने की कोशिश की है, और जिन लोगों ने पढ़ा उन्होंने तारीफ की, हमें खुशी होती है। मैं अपने मुंह से क्या तारीफ करूं, पढ़ने वालों ने तारीफ की है और काफी पसंद किया गया उपन्यास। एक उपन्यास मेरा अंधेरा, द डार्कनेस, ये भी बहुत पसंद किया गया। इसमें हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में भी लाइट की समस्या बहुत रहती है, तो वो लाइट जाने एक मामूली बात मानी जा सकती है, लेकिन उस लाइट जाने से कभी कभी ऐसी गंभीर घटनाएं घट जाती हैं। तो एक बार लाइट जाती है और उसके बाद जो एक परिवार में घटनाएं घटती है, फिर क्लाइमैक्स तक जाती जाती क्या क्या बदलाव आते हैं, क्या क्या तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ती हैं लोगों को, कई कई दिन तक उसके असर नजर आते हैं। उसको लेकर हमने ये इसमें लिखी किताब। ये एक किताब है यंग सीनियर सिटीजन। यंग सीनियर सिटीजन में एक 75 साल के बुजुर्ग की कहानी है जो आखिरी दम तक एक्टिव रहते हैं और नौजवानों को रास्ता दिखाते हैं, नौजवानों के काम आते हैं। हर आदमी 75 साल की उम्र तक एक्टिव रहता है। तो इससे ये कहने की कोशिश की गई है कि बुजुर्गों को हमें नाकारा नहीं समझना चाहिए, उनके अनुभवों का फायदा उठाना चाहिए, और अगर उनको उनका इस्तेमाल किया जाए, उनका फायदा उठाया जाए, तो वो समाज के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकते हैं, बशर्ते कि उनको उतना रिस्पॉन्स दिया, उनको सम्मान दिया जाए। आज हम लोग देखते हैं बुजुर्गों को लोग जैसे बूढ़ा होते हैं परिवार तक से निकाल देते, वृद्धाश्रम में डाल देते, लेकिन बुजुर्ग लोग बहुत काम के होते हैं, और ये बुजुर्ग लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब तक वो समाज के काम के, समाज उनकी इज्जत देगा, उनका फायदा उठाएगा और उनका सम्मान मिलता रहेगा। ये मैंने इसके कहने की कोशिश की है। आज के नौजवानों के लिए ये एक बहुत सीखने वाली बात है, और मैं चाहूंगा कि इस किताब को आज के नौजवान, यंग सीनियर सिटीजन भी पढ़ें। और आपने जो इंग्लिश में आपने ट्रांसलेट किए हिंदी की किताबें, आप इनके बारे में कुछ जानकारी दें हमारे दर्शकों को। हाँ, ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है कि हमें हिंदी की किताबों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का मौका मिला। कई किताबें की हैं, लेकिन ये 2 किताबें खास, एक संगम से सागर तक और सम्राट जयचंद। हमारी सारी किताबें amazon.com पर उपलब्ध हैं। आप अगर मौका मिले तो इनको जरूर पढ़ें। इसमें चूंकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और इतनी महत्वपूर्ण किताब को ट्रांसलेट करने में आप सोच सकते हैं कि हमें कितनी मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि हमारा ट्रांसलेशन लोगों ने पसंद किया। हजरत बाबा सदनसा रहमतुल्लाह अलैह का उर्स सालों से मनाया जा रहा है, 100 साल के ऊपर हो चुके हैं उर्स को। और हम जही ललितपुरी साहब जो उर्स में मुशायरे के कन्वीनर हैं, हम इनसे जानेंगे कि साहित्य का मुशायरे से क्या ताल्लुक है। जी, बहुत अच्छा सवाल फैजल भाई आपने किया। सबसे पहले तो हम इस सवाल के लिए आपको मुबारकबाद देंगे। असल में लोग उर्दू के बारे में कहते हैं कि उर्दू जबान खो रही है, लेकिन आपको हम एक बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहते हैं कि ललितपुर में 31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल और 3 अप्रैल को रात भर हमारे शहर के नौजवान और बुजुर्ग, महिलाएं और बाहर से आने वाले लोग रात भर उर्दू शायरी सुनते हैं, उर्दू गजल सुनते हैं और खूब पसंद करते हैं। और ये सिर्फ उर्स सदनसा बाबा के उर्स की बात नहीं है, बुंदेलखंड में कम से कम 200 उर्स ऐसे होते हैं।
चंदेरी का उर्स है, टीकमगढ़ का उर्स है, वहाँ पर मुशायरे भी होते हैं और कव्वाली के प्रोग्राम भी होते हैं, और उसमें बेहतरीन उर्दू अदब को पेश किया जाता है। जो दीनी तकारीर होती है नात ख्वानी, उसमें भी उर्दू अदब को पेश किया जाता है। तो उर्दू जबान के सिलसिले में ये जो उर्स समारोह हैं उनकी बड़ी अहमियत है, खासतौर से बुंदेलखंड में। और उर्स बाबा सदर शाह का जो है वो तो तकरीबन 100 साल से चल रहा है। और आपको एक चीज और मैं बता दूं कि जब 1857 में पहली क्रांति हुई, आजादी की पहली लड़ाई हुई, उसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों से मोर्चा लिया था। हालांकि वो कामयाब नहीं हुई थी, लेकिन अंग्रेजों को ये लगा कि अगर हिंदू और मुसलमान साथ साथ मिलकर रहेंगे तो हम यहाँ शासन नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कई तरीकों से उनके बीच फूट डालना शुरू कर दी थी। तो हमारे शहर के लोगों ने और इस क्षेत्र के लोगों ने, क्योंकि जो सूफी बुजुर्ग थे उनको हिंदू और मुसलमान मिलके पूरे सम्मान से देखते थे, तो सबने मिलके उस समारोह शुरू किए थे। तो हमारे देश में एकता के सूत्र में बांधने का भी काम मुशायरों से होता है। और अगर जो लोग मुशायरे सुनने आते हैं, कव्वाली सुनने आते हैं, तो उन्हें मालूम हुआ कि इस मौके पर बहुत अच्छी अच्छी बातें शायरी के माध्यम से बताई जाती हैं, और उसमें एकता की भी बात होती है। ये इस गंगा जमनी तहजीब का ये मरकज बनते हैं, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। जैन लोग इसमें हिस्सा लेते हैं, सिख लोग भी बहुत सम्मान की उस नज़र से देखते हैं, बौद्ध धर्म के मानने वाले भी, क्योंकि वो भी साधु संत होते हैं और ये सूफी साधु सब एक दूसरे को बहुत नज़र, पहले भी बहुत अच्छी नज़र से एक दूसरे को देखते थे और आज भी। तो इससे एक जो गंगा जमनी तहजीब हमारे शहर में बनी हमारे बुजुर्गों की कोशिशों से, इसके माध्यम से वो आगे चल रही है, और वैसी साहित्य इसमें पेश किया जाता है। तो मैं कहूँगा कि उर्दू अदब की बढ़ाने में और गंगा जमनी तहजीब को बढ़ाने में और हिंदू मुस्लिम एकता को कायम करने में उसका बड़ा अच्छा रोल रहा है। अब जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं बचपन से कव्वालियाँ सुनता था, तो यहाँ से मैंने उर्दू भी सीखी और कव्वालियाँ भी सीखी और शायरी भी सीखी, और फिर वो मैंने हमारी गज़लों में हमने गज़लें कहना सीखा। और अब आज आप लोगों के सामने कम से कम 15 गज़ल संग्रह हमारे पब्लिश हुए हैं। कई लोगों ने हमारे गज़ल कंपोज भी किए हैं, कई पत्रिकाओं में भी छपती हैं, और अब आगे सफर जारी है। इसी तरह अब हम आपको ललितपुर शहर की किसी और शख्सियत से भी रूबरू कराएंगे जिन्होंने दुनिया में और देश में नाम रोशन किया है। नमस्कार दोस्तों, बने रहिए ललित सुबह समाचार के साथ।